गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हम लोग देख रहे थे लेसन 8। थोड़ा बचा है, हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। मानव पर्यावरण अनुक्रिया देख रहे थे, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिन। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। चित्र 8.11 डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के सापजल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। बच्चों, हम लोग देखेंगे यहाँ पर डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के सापजल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जैसे हो गया रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। आप लोगों को बताए थे उस दिन वेदिका। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसीलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। अब देखेंगे हम लोग जीविका का साधन। झील एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है। क्या है? मछुआरा, मछली मारने वाला, जो बिहार के मध्य वाली मौन गांव में रहता है। कौन सा गांव में रहता है? मतवाली गांव में। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। वह प्रसन्न व्यक्ति यानी खुश है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चापझील को साफ किया। क्यों? क्योंकि उसमें मछली पालना था उसको। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी घास पात, वेलेनेरिया, हाइड्रीलिया मछलियों का भोजन बनते हैं। कौन कौन सी? वेलेनेरिया और हाइड्रीला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि कैसी है? उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। खेत की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भैंसे का। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। कैसे हैं? संतुष्ट हैं। हम लोग ये पहले देख लेते हैं, पेज पलटेंगे फिर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवट जल में एक प्रकार की डॉल्फिन मछली पाई जाती है। जिसे क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन। अलवट जिसमें नमक युक्त ना हो, है ना। तो सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। नदी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान इधर है। संतुष्ट है। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है, यानी आपसी
परस्पर निर्भरता है ना, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार। जब एक पास के शहरों का प्रदूषण एक झील तक नहीं पहुंचता, स्वस्थ तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। यह देखेंगे हम लोग सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। अगला देखेंगे हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहरों एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यानी कौन कौन से शहर है? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता। इन सब में जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों चित्र 8.13 यहाँ पर दिखाया गया है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर कहाँ जा रहा है? नदी में ही जाता है, जिससे नदी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी हैं। यहाँ पर क्या है? जलमार्ग यातायात प्रभावशाली माध्यम है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जलमार्ग के द्वारा भी बनाया गया है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन बंदरगाह। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन है, हवाई जहाज, हवाई अड्डे है ना। यह है गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला है पर्यटन इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा आदि, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियाँ संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में कौन कौन सा? यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, यानी यमुना और गंगा नदी वहाँ मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई और दर्शनीय स्थल हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। लेसन 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति है उसे हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, उसे क्या कहते हैं? घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधे के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। कौन कौन से कितने भागों में बांटा गया है घास स्थल को? 2 भागों में, 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? शीतोष्ण प्रदेश घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश घास स्थल। हम देखेंगे हम लोग प्रेयरी किसे कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। ये समतल मंद ढलान तथा पहाड़ी वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। कहाँ? प्रेयरी में। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का एक विशाल क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की समानता है। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। आगे देखेंगे हम लोग। वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक क्या है? घास की सागर है। प्रेयरी पश्चिम घाट में पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। प्रेयरी उत्तर अमेरिका का मानचित्र चित्र 9.2 आप देखेंगे कि प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा
संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेयरी का अपवान मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा के प्रेयरी का मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवान मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवान सासेकेचुआन नदी की सहायक नदियाँ हैं। प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिका मूल निवासी जिन्हें क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिका मूल निवासी है जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेयरी अन्य आदिवासियों और अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के ये भी निवास करते रहे हैं। बच्चों आज के लिए इतने पढ़ेंगे हम लोग। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। लेसन 7 इतिहास खंड से है। फर्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की 2 बड़ी समस्याओं को समझाइए। ये एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन इतिहास खंड से है। इतिहास खंड की 7 चैप्टर है, 7 से है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।